नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलियन, विलियन में हमने लेक्चर नंबर 2.8 तक आपका कवर कर दिया है। आज का हमारा लेक्चर है दोस्तों लेक्चर नंबर 2.9। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2.8 में क्या देखा था, 2.8 और 2.7 में हमने बात वहां पर किया था क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता था दोस्तों? तो हमने बताया था किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ आप मिला दीजिए, जैसे ही आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे उसकी वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्वथनांक उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी से रिलेटेड वहां पर हमने क्वथनांक के उन्नयन के हमने न्यूमेरिकल भी लगाए थे। क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता है ये भी देखा था। आज के लेक्चर में दोस्तों हमारे लिए क्या नया है उसको हमको देखना है। वहां पर हमने बात किया था क्वथनांक, और आज हम कौन से बात करने वाले हैं, हिमांक की। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं और हिमांक को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक से रिलेटेड। हिमांक क्या होता है पहले हमको यह समझना पड़ेगा, फिर आगे की चीजें समझेंगे। दोस्तों आप मेरे पीछे हुए बहुत सारा कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे और दोस्तों इन चीजों को हम क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और वहां से नोट्स को रिसीव करना है और उन नोट्स को पढ़ना है और मेरे साथ क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका इंटर का जो सिलेबस है बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको तैयार करवा दिया जाएगा, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे और उसको हमको कैसे समझना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले लिख दिया है नोट। जहां पर भी हमने नोट लिखवाया है इसका मतलब वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से कई बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आ सकते हैं या नॉर्मल वाइवा वाइज भी वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वाइवा भी होता है, आप लोगों को पता होगा। प्रैक्टिकल होते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें क्या होता है, वाइवा होता है। जितने भी नोट हम यहाँ पर दे रहे हैं वो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और जो प्रैक्टिकल होगा उस लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में दोस्तों लिखा हुआ है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, अंडरलाइन कर लेंगे, जिस ताप पर क्या, द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी हमको पता क्या करना था, हमको यह पता करना था कि हिमांक क्या होता है। तो यहां से दोस्तों हमको एक चीज पता चल गई। क्या पता चला कि किसी द्रव का जो हिमांक होता है, यानी जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, जिस ताप पर, यानी कोई ऐसा ताप होगा जिस पर द्रव का वाष्प दाब, यानी जो लिक्विड है उसका वाष्प दाब, क्योंकि किसी भी लिक्विड को ही तो आप जमाएंगे, उसी को ही तो आप फ्रीज करेंगे। किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। या हम क्या कह सकते हैं कि कोई लिक्विड का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो उसी ताप को हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। यानी देखिए जरा, सपोज करते हैं ये कंटेनर है, इसमें कोई हमने लिक्विड ले लिया, अब हमको क्या करना है, इसको जमाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कब जमेगा, यानी किस टेम्परेचर पर जमेगा, उस टेम्परेचर को हमको पता करना है। तो इसका टेम्परेचर हम क्या करते जाएंगे, इसका टेम्परेचर हम गिराते जाएंगे, क्योंकि जमाने के लिए आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। अब जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करते हुए जा रहे हैं, यानी एक ऐसा समय आएगा जब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा या कन्वर्ट होने लगेगा। फिर वहां पर जो टेम्परेचर होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हिमांक क्या होता है ये आपको आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक से हमारे कई सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, हिमांक का अवनमन,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने ये सीख लिया कि हिमांक होता क्या है, यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड क्या हो जाए, जहां पर किसी लिक्विड की वाष्प दाब ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, वही क्या होता है, हिमांक होता है। अब हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, हिमांक का अवनमन। वहां क्या पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता था क्वथनांक वहां क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और यहां पर अवनमन हो रहा है। जैसा कि हमने जब क्वथनांक उन्नयन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब होता है जिसके उठे हुए हो नयन, या इस तरीके से आप कुछ भी समझ सकते हैं। सो उठे हुए नयन, इसका मतलब वहां पर क्या है, चीजें बड़ी हैं, और जिसका झुका हुआ नयन हो उसका मतलब वहां पर चीजें क्या हैं, कम है। सो इसका मतलब आप समझना है। अब आप किस लैंग्वेज में समझ रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। सो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हिमांक का अवनमन, जैसा कि हमने बताया इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये अवनमन का मतलब, हिमांक क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कब कम होगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हिमांक भी कम हो जाता है। और हमको यही तो पढ़ना था कि हिमांक कम कब होगा। जैसे हमने क्वथनांक का उन्नयन बताया था कि कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्पदाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 2.7 और 2.8, वहां से आप चीजें समझ जाएंगे कब अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो उसकी वाष्प जल्दी नहीं बनेगी, जब वाष्प नहीं बनेगी तो उसके जो अणु होंगे, वाष्प के अणु क्या होंगे, कम होंगे। जो कम होंगे तो वाष्प क्या हो पाएगी, वो ज्यादा दाब नहीं डाल पाएगी। इसीलिए क्या कहा गया कि जब कोई विलायक, यानी कोई विलायक होगा, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ आप क्या कर रहे हैं, उसमें घोल रहे हैं, तो विलायक का वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कंडीशन वहां पर भी लागू होती थी और यहां पर भी, यानी किसी भी विलायक में आप कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाइए तो उसकी वाष्पदाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्वथनांक के उन्नयन के केस में क्या हो जाता था कि वाष्पदाब कम होने के साथ क्वथनांक क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। लेकिन यहां क्या है, यहां कह रहा है हिमांक का अवनमन, यानी जब वाष्पदाब कम हो गई तो जिससे हिमांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम क्यों हुआ, क्योंकि हिमांक का मतलब ही यही है कि किसी चीज को अगर आपको जमाना है या उसको फ्रीज करना है तो आपको उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर कम करना है। यानी टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे वो चीजें क्या हो जाएंगी, जम जाएंगे। अतः हम क्या समझ सकते हैं कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला, जैसे ही घोला तो उसका वाष्पदाब कम हुआ, वाष्पदाब कम हो गया तो उसका हिमांक भी क्या हो गया, कम हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अर्थात के बाद हमने एक डेफिनेशन और लिखी है, उस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है या नीचा हो जाता है। नीचा का मतलब क्या है, कम हो जाता है। यानी जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, सिंपल क्या याद रखिए, कोई विलायक है, अवाष्पशील पदार्थ हमने मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, वाष्पदाब क्या हो गई, कम हो गई। वाष्पदाब कम हो गई तो जब अवाष्पशील पदार्थ हमने मिलाया है तो क्या हो गया, विलयन हो गया। अब जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, वाष्पदाब कम हुआ, वाष्पदाब कम हुआ, वाष्पदाब कम होने के साथ क्या हुआ, हिमांक भी कम हो गया। हिमांक किसका कम हुआ, विलयन का हिमांक कम हुआ। ठीक है, और विलायक का हिमांक पहले क्या था, ज्यादा था, और बाद में विलयन का जब हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। यानी अब ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दिया जाए अगर, तो हम हिमांक का अवनमन निकाल सकते हैं कि कितना कम हुआ है। सो दोस्तों क्या लिखा है, विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, विलायक के हिमांक से नीचा हो जाता है। अतः विलयन और विलायक के हिमांक का यह अंतर, यानी उसका अंतर हिमांक का अवनमन
कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपने एक कंटेनर लिया, कोई डाउट नहीं है, हमने इसमें क्या ले लिया, विलायक ले लिया। क्या दोस्तों लिया, विलायक लिया। अब हमको इसमें क्या घोलना है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलना है, यानी यहां हम क्या घोल रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ। सो दोस्तों यहाँ क्या घोल रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं। अब अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, विलेय हो गया। नो डाउट क्या हो गया, विलेय हो गया, यानी विलेय को विलायक में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। घोलिए, जब घोलेंगे तो वाष्पदाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वाष्पदाब कम हो गई, यहाँ क्या हो गया, वाष्पदाब, वाष्पदाब कम हुआ तो हिमांक भी क्या हो गया, कम हो गया, हिमांक भी कम हो गया। लेकिन किसका हिमांक कम हुआ है, तो पहले भी जब विलायक था तो उसका भी तो कोई ना कोई हिमांक होगा, ठीक है दोस्तों, यानी विलायक का भी कोई हिमांक होगा। जब आपने उसमें विलेय मिला दिया तो वो विलायक नहीं रहा, जब विलेय मिल गया तो क्या हो गया, वो विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन हो गया। और आप कह क्या रहे हैं, जब अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो तो हिमांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन किसका कम हुआ, जब आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है, यानी जब आपने विलेय को विलायक में मिलाया है। जब विलेय विलायक में मिलता है तो क्या बनता है, विलयन बनता है। यानी जो हिमांक कम हुआ है वो किसका कम हुआ है, विलयन का हिमांक कम हुआ है। इसका मतलब विलायक का हिमांक क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दोस्तों हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया, हिमांक का अवनमन बराबर होता है T0 माइनस T। अब ये कौन सी चीजें हैं सर, T0 क्या है, T क्या है। सो दोस्तों देखेंगे, जहां डेल्टा TF को क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन, वहां पर हमने क्या लिखा था, डेल्टा TB का मतलब क्या था, टेम्परेचर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। यहां पर कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, इसीलिए यहां TF लगाया गया और वहां क्या लगाया था, TB लगाया था। यानी जो डेल्टा TF है वो क्या है, हिमांक का अवनमन है, और T0 क्या है, विलायक का हिमांक। यानी हिमांक कम किसका हुआ था, विलयन का। इसका मतलब विलायक का हिमांक क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। यानी विलायक का हिमांक T0 है और T क्या है, विलयन का हिमांक। यानी विलायक के हिमांक से अगर विलयन का हिमांक आप माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी होगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं कि वाष्पदाब और टेम्परेचर में एक ग्राफ भी बनवाया था हमने, जब क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने एक ग्राफ बनवाया था। क्या कहा था, एक वाष्पदाब इधर लेंगे और नीचे क्या लेते थे, टेम्परेचर लेते थे, और वहां पर एक क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। वही काम यहां पर भी करना है, वाष्पदाब और ताप के बीच में एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमने बना लिया, अब इसको हटा देते हैं। जो दोस्तों जैसा कि आप ग्राफ बना हुआ देख रहे हैं, यहां पर ये ग्राफ किसका है, विलायक का है। यहां पर ये वाला ग्राफ किसका है, विलयन का है। यानी जब विलायक की बात करते थे तो वहां पर वाष्पदाब कितनी लेते थे, P0 लेते थे। विलायक के लिए वाष्पदाब क्या लिया है हमने, P0 लिया है, और विलयन के लिए वाष्पदाब क्या लेते थे, PS लेते थे। यानी PS का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए है, विलयन की वाष्पदाब है, ये किसकी वाष्पदाब है, विलायक की वाष्पदाब है। यानी विलयन जब बना, विलयन कब बना, जब आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो विलयन की वाष्पदाब क्या हुई, कम हो गई। यानी यहां पर जो हमने दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये किसकी वाष्पदाब है, विलयन की, ये कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें क्या कर दिया है, मिला दिया है। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, इसकी वाष्पदाब कम हो गई। किस टेम्परेचर पे कम हुई है, T टेम्परेचर पे। क्यों T लिया यहाँ पर, क्योंकि हमको T किसके लिए होता है, विलयन का हिमांक। यानी ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है, कह रहा है कि इस टेम्परेचर पर ये क्या होगा, विलयन का हिमांक होगा। अब विलायक की वाष्पदाब, जब विलयन नहीं था, जब विलयन नहीं बना था,
तब तो विलायक की वाष्प दाब ज्यादा हुई होगी, तभी तो कम हुई थी जब विलेन बन गया। यानी पहले वाष्प दाब किसकी ज्यादा थी? विलायक की। यानी ये वाष्प दाब किसकी है? P0, ये है विलायक की वाष्प दाब। ये विलायक की वाष्प दाब कब थी? जब टेम्परेचर कितना था? T0 था। और T0 टेम्परेचर किसके लिए होता है? विलायक का टेम्परेचर होता है। यानी ये क्या है? विलायक का हिमांक है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर निकाला, यानी T और T0 के बीच में T0 से T को माइनस किया तो अंतर क्या निकल के आया? डेल्टा TF। और यही क्या है? हिमांक का अवनमन। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि और कैसे चीजें हम समझ सकते। देखिए दोस्तों, ये तो था डिटेल में हमने चीजें समझाई कि कैसे क्या होता है। शॉर्ट लैंग्वेज में आप क्या समझेंगे? शॉर्ट लैंग्वेज में सिर्फ इतना समझना है कि एक होता है टर्म क्वथनांक, एक टर्म होता है हिमांक। आप क्वथनांक समझ लीजिए तो हिमांक आसानी से निकाल ले जाएंगे। अगर हिमांक समझ लिया तो क्वथनांक आसानी से निकल जाएगा। करना क्या है? विलायक और विलेय में अंतर हमेशा ध्यान रखना है। जब विलेय को विलायक में मिलाया जाएगा तभी विलेयन बनेगा, वरना विलेय अलग होता है और विलायक अलग होता है। विलायक क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। जो लेस अमाउंट में या कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। यानी कोई विलायक लेना है, ठीक है, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाना है। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसकी वाष्प कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान रखना। यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन क्वथनांक के टर्म में जाएंगे तो क्या कहेंगे? जब वाष्प दाब कम हुई तो क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हिमांक के टर्म में जाएंगे तो जब वाष्प दाब कम हुई तो हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब क्या हुआ? हमने कोई विलेय को विलायक में मिलाया, क्वथनांक बढ़ा। किसका क्वथनांक बढ़ा? तो आप यही तो कहेंगे जब विलेय को विलायक में मिलाया है तो बना क्या? विलेयन बना। यानी क्वथनांक जो बढ़ा है वो किसका बढ़ा है? क्वथनांक विलेयन का क्वथनांक बढ़ा है, ना कि विलायक का। ये तो हुआ क्वथनांक के उन्नयन में। यानी विलेयन का क्वथनांक ज्यादा था और विलायक का क्वथनांक क्या था? कम था। ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे, क्वथनांक का उन्नयन निकल आएगा। हिमांक में क्या करना है? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्या बना? विलेयन बना। और वाष्प दाब क्या हुई? कम हुई। जब वाष्प दाब कम हो गई तो हिमांक भी क्या हुआ? कम हो गया। हिमांक किसका कम हुआ? तो आप यही तो कहेंगे सर विलेयन का हिमांक कम हुआ और विलायक का हिमांक पहले क्या था? ज्यादा था। यानी ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे। विलायक के हिमांक से विलेयन के हिमांक को क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो हम क्या निकाल ले जाएंगे? हिमांक का अवनमन। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। आपको क्या करना है? एक बार फिर से इन चीजों को, वीडियो को बैक करके फिर से देखना है, चीजों को समझना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके नोट्स को वहां से रिसीव करना है। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पर बनते हैं? जैसा कि हमने क्वथनांक के उन्नयन में एक फॉर्मूला निकाला था। क्या करते थे? विलेय का अणुभार बराबर 1000 गुणे KB गुणे विलेय का भार बटे डेल्टा TB इंटू विलायक का भार करते थे। अब यहां हमको क्या करना है? यहां क्या फॉर्मूला बनेगा? आइए दोस्तों देखते हैं और लिखते हैं रिलेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने रिलेशन के लिए हेडिंग बना लिया है, किसमें रिलेशन हमको देखना है? डेल्टा TF और मोललता में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि क्वथनांक के उन्नयन में क्या किया था? डेल्टा TB और मोललता में रिलेशन देखा था। तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोललता के। सेम कंडीशन यहां पर भी लागू होनी है। कंडीशन क्या है सर? हम जानते हैं क्या? डेल्टा TB, सॉरी यहाँ पर TB नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? TF होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हिमांक की बात कर रहे हैं। डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? मोललता के। अब हमने क्या किया? जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती देखते हैं सर, हमारे दिमाग में चलने लगता है कि हम इसको क्या करना है? हटाना है। जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? बराबर का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। वहां पर हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया था? KB कांस्टेंट लगाया था। यानी उसको क्या बोलते थे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। वहां पर KB लगाया था तो जाहिर सी बात है यहां हमको क्या लगाना है? B की जगह केवल
एफ बना देना है, यानी अनुक्रमानुपाती हटाया, बराबर लगाया, स्थिरांक वहां लगाया था के बी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, के एफ लगा देंगे, और मोललता जैसे लिखा था वैसे ही हमने मोललता लिख दिया। सो दोस्तों के बी जब हम के बी लिखते थे तो क्या लिखते थे इसको, या एक सेकेंड, क्वथनांक के उन्नयन की हम बात करते थे तो कुछ यही तो लिखते थे, टी बी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, और यहाँ पर के एफ क्या होता था, इसको लिखते थे मोलल उन्नयन, सॉरी के बी होता है यहाँ पर, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता लिखते थे, और के बी क्या होता था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सो दोस्तों वहां पर क्या होता था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो यहां पर क्या होगा, चूंकि हिमांक के किसकी बात कर रहे हैं आप, अवनमन की, तो यानी उन्नयन की जगह क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हिमांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां उन्नयन क्यों हुआ, क्योंकि क्वथनांक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब बढ़ेगा तो उन्नयन, कम होगा तो अवनमन। सो दोस्तों उसको हटा देते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला और पता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी एफ, इसको हम या करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता का फॉर्मूला हमें पता है, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर में आप जाके उनको आसानी से देख सकते हैं। सो मोलों की संख्या को कैसे निकालते थे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अणुभार की जगह कभी कभी मोलर द्रव्यमान भी आ जाता है, तो वहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सो दोस्तों जैसा कि हम चीजें अब डायरेक्ट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो वहां से आप चीजें देख चुके हैं, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। सो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, इनटू क्या करते थे, 1000 करते थे। और दोस्तों वहां पर हमने एक चीज और बताई थी, अगर ग्राम में चाहिए तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे, अगर किलोग्राम में चाहिए तो ये वाला 1000 हटा देंगे। सो वो सारी चीजें हमको पता हैं। या इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, सर सबको पता है, इसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। दोस्तों ये सब चीजें आपको पता है पहले से, कई बार हमने इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, विलायक का भार किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए, और इनटू क्या लिखा था, 1000 हमने लिख दिया। लेकिन दोस्तों क्या फॉर्मूला ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं दोस्तों, हमको करना क्या है, हमको वो फॉर्मूला निकालना है जहां से हमारे न्यूमेरिकल आसानी से लग सकते हैं। सो वो फॉर्मूला क्या होगा, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने मेन फॉर्मूले की तरफ, जो जहां से हमारे क्या लगने वाले हैं, न्यूमेरिकल, और जिनको हम न्यूमेरिकल जिस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। सो दोस्तों लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, हमको क्या निकालना होता है, विलेय का अणुभार। यहां से फॉर्मूला बनेगा विलेय का अणुभार। अब दोस्तों पक्षांतर करना हमने कई बार सिखाया है, सब लोग जानते हैं। विलेय का अणुभार आपको निकालना है, यानी इसको यहां लेके आएंगे, बाकी सब कहां लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे के एफ गुणे विलेय का भार बटे डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, इनटू विलायक का भार। कंडीशन सर है, विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। यही हमारा मेन फॉर्मूला है जिस पर हमारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। जब हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करते थे तो यहाँ क्या हो जाता था, विलेय का अणुभार वैसे ही रहता था, बस यहाँ चेंज होता था। चेंज क्या होता था, के एफ क्या होता था, के एफ की जगह क्या हो जाता था, के बी हो जाता था, और टी एफ की जगह क्या हो जाता था, टी बी हो जाता था। बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं था। तो वो टी एफ कब हुआ,
टीबी कब होगा, ये सारी चीजें आप आसानी से समझ चुके हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं एक छोटी सी हेडिंग की तरफ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बताया था एक छोटी सी हेडिंग और है जिसमें जो डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेशन क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मोलल अवनमन स्थिरांक, और मोलल अवनमन स्थिरांक को हम किससे डिनोट करते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों आपको पता है इसको KF से प्रदर्शित करते हैं। F क्यों लगाया? क्योंकि F फॉर होता है सर फ्रीजिंग पॉइंट। सो दोस्तों उसकी डेफिनेशन क्या है, कह रही है 1 किलोग्राम विलायक में, यानी विलायक कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। ये कोई विलायक ले लिया, क्या ले लिया, विलायक कितना ले लिया, 1 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का कितना घोलने पर, 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में जो अवनमन होगा वही क्या कहलाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। यानी विलायक में आप क्या घोल रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ को हम क्या बोल सकते हैं, विलेय भी बोल सकते हैं। और कितना विलेय आप घोल रहे हैं, आप कितना घोल रहे हैं, 1 मोल घोल रहे हैं। ठीक है, यानी कोई विलायक है, कितना विलायक है, 1 किलोग्राम। कितना विलेय घोला जा रहा है उसमें, 1 मोल। जब आप विलेय घोलते हैं तो आपको पता है जब आप विलेय को घोलेंगे तो उसकी वाष्पदाब क्या हो जाएगी, वाष्पदाब कम हो जाएगी। जब वाष्पदाब कम हुई तो हिमांक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब हिमांक कम हुआ इसका मतलब विलायक का जो हिमांक था वो क्या था, ज्यादा था, और जो विलयन का हिमांक बना वो क्या हो गया, कम हो गया। और इसी अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। कंडीशन क्या हो जाती है, देखिए डेफिनेशन वही है, वहां पर क्या होता था, वहां पर ना तो विलायक का कुछ बताया गया था ना विलेय का। कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, मोलल कब लगेगा, मोलल अवनमन आप कब बोलोगे, जब आप विलायक 1 किलोग्राम लोगे और विलेय कितना लोगे, 1 मोल लोगे। और मोलल कब आप हटाएंगे, हटा तब देंगे जब ना तो आपको विलायक का भार पता हो और ना ही विलेय का भार पता हो। तब आप क्या कह सकते हैं, ये हिमांक का अवनमन होगा। जब आप कंडीशन लगा दिए कि विलायक 1 किलोग्राम होना चाहिए और विलेय 1 मोल होना चाहिए, तो जो हिमांक में जो गिरावट आएगी या जो हिमांक जो कम होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब इस पॉइंट पर कैसे न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा, सो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, लेकिन कहां, अपने अगले लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।